सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम अपनी सुचारू रूप से नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास नंबर 28 में उपस्थित हुए हैं। तारीख 20 मार्च है और आज हम पढ़ेंगे एंजिटिको ग्रुप, जिसमें A1 को हम आज पढ़ेंगे। एंजिटिको सीरीज की जो ग्रुप की जो मेडिसिन होती हैं वो ये दर्शाती हैं कि जो इस ग्रुप की जो मेडिसिन होती हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि इसके ब्लड इन्फ्लेमेशन में अगर बात करें तो ये ब्लड इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको ये बढ़ाती है। इसकी नेतृत्व करने की जो डिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए वो आप सभी को पहले मालूम होना चाहिए। इस समूह के अंदर जो मूलतः अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो 3 प्रकार की मेडिसिन होती है। आप कहेंगे 4 होती है सर, तो मैं कहूंगा कि इसमें जो आप एपीपी को इसमें चौथा जोड़ रहे हैं उसको चौथा मत जोड़िए, क्योंकि वो लिक्विड रेमेडी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है वैसे इसको स्किन वाटर के तौर पे माना जाता है इसको, इसलिए इस ग्रुप के अंदर 3 मेडिसिन आप मान के काम करिएगा। इस समूह के अंदर मूलतः 3 मेडिसिन होती है, 3 औषधियां होती हैं। ये औषधियां जो होती हैं ये संपूर्ण रुधिर तंत्र जो होता है ना, ब्लड, तो इसके ऊपर ये प्रभाव रखती हैं। परंतु रुधिर के जो लाल रक्त कण होते हैं, जो आरबीसी होते हैं, और उनके जो पाथवे होते हैं उन पर भी इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। या ये कह सकते हैं हम कि एंजिटिको ग्रुप की जो औषधियां होती हैं उसके द्वारा जो तत्व प्राप्त होते हैं वो रुधिर परिसंचारण तंत्र में आए हुए असंतुलन को संतुलित करने की जो कार्य क्षमता होती है वो रखते हैं। मतलब क्या हुआ, इस तंत्र के अंतर्गत आने वाली जो सारी अनियमितताएं होती हैं, जैसे एनीमिया, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना, कंजक्टिव्स जिसमें कंजक्टिव्स हो सकता है, हेडेक हो सकता है, धमनियां जो होती हैं उसमें जो फ्लो होता है वो कठिन हो जाए, फ्लो होना उसमें। अगर बात कर रहे हैं आर्टियोसेक्लेरोसिस, वेरिकोज वेन, कार्डियोमेगेली, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, इन जगहों पे इसका सफलतापूर्वक उपयोग में इसको लाया जाता है। और ब्लड की जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, जहां फिजिकोलॉजी या एनाटॉमी, इन दोनों जगहों पर ये अपना प्रभाव रखती हैं। अगर हम बात करते हैं कि पेरिकार्डिस, जिसमें ब्रेथलेसनेस या अनेबल टू लाई हो रहा हो, हार्ट मरमर हो रहा हो, वुल्वर डिजीज हो रहा हो, इन सभी जगह पे भी इसका प्रभाव बहुत ही प्रभावकारी माना जाता है और होता भी है ये। तो आइए जानते हैं A1 के बारे में। पहले इसके डिस्क्रिप्शंस को मैं पहले बताना चाहूंगा। एंजिटिको ग्रुप में A1 जो मेडिसिन है ये फर्स्ट मेडिसिन मानी जाती है। इस रेमेडी का जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर के धमनी तंत्र जो होती है उसके ऊपर होता है। इसलिए ये आर्टरी से रिलेटेड समस्त ऑर्गन, जिसमें एरोटा, आर्टरी, आर्टरी ओली, आर्टरी कैपिलरीज की क्रियाविधि को ये नियमित करने की क्षमता रखती है। अगर हमारे शरीर में होने वाली हेमोरेज ब्लीडिंग, चाहे फिर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कंट्रोल कर सकती है। कैसे कंडीशंस में? मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर हो, एपिटेक्स ब्लॉकेज हो, हेमोराइड हो, हेमेटाइटिस हो या हेमेटमिसिस हो, उसके डिसऑर्डर हो, एपिस्टेटिक्स का डिसऑर्डर हो, या हेमेटोमिसिस के लक्षण प्राप्त हो रहे हों, जिसके वजह से ब्राइट रेड कलर में ब्लड की मौजूदगी दिखाई दे रही हो, वहां ऐसी अवस्था होने पर A1 का दायरा जो होता है वो उसके अंदर आता है। क्योंकि A1 जो मेडिसिन होती है ये आर्टरियल सिस्टम पर प्रभाव रखती है और आर्टरियल जो होता है वहां पे
ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होने के कारण ब्राइट रेड कलर्ड का ये दिखाई देता है। अतः हमें किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग में एंजिटोको ग्रुप की रेमेडी यूज करने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि ब्लीडिंग आर्टेरियल है या वेनस है। तो आइए जानते हैं कि इसके ऊपर उपयोग जो होता है ये किस तरीके से होता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन की, तो यह रक्त प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के अनुकूल प्रभाव रखने वाली धमनी आर्टरी रोगनाशक औषधि मानी जाती है। इसका जो फील्ड ऑफ एक्शन होता है ये प्रधान क्रिया धमनी संस्थान पर आर्टेरियल सिस्टम पर होता है। अगर हम इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को बात करें हम इसको, तो इसके जो स्वाभाविक गुण हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें एमिजेनेस, जिसको हम अंतर्वात जनक बोलते हैं, सेप्टिक, जिसमें हम रक्त स्तंभ कहते हैं, कार्डियल, जिसमें हम हृदय रोगनाशक कहते हैं, एरिजेंट, इसमें हम ग्रही कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नर्वाइन की, तो वातज उष्णता नाशक जो मेडिसिन होती हैं, वॉलनरी, जिसमें घाव भरने की क्षमता होती है, इसमें एंटी एसिड के तौर पर अम्ल नाशक भी होती है ये। अगर हम बात कर रहे हैं एवन की, तो ये एंटी स्पेस्मोडिक भी होती है और ये साथ ही एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन भी मानी जाती है। इसका जो विशेष आकर्षण होता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वो धमनी संस्थान पर होता है, अतः पूर्ण संचालन जो होता है इसका दोष, इसका रक्त जनक रोग होते हैं उसमें, या अनिमिया जो मासिक विकृतियां होती हैं उसमें, इसका जो यूज होता है, अगर हम बात कर रहे हैं बुखार के तौर पे, अगर ज्वार के तौर पे अगर इसमें हम देखें, तो ये मेडिसिन जो होती है ये D4 पे बहुत अच्छा प्रभाव देती है। किसके साथ? F1 के साथ। ठीक है। इसका प्रभाव अगर हम बात करते हैं कि अगर इसका प्रयोग हम रक्त संचालन को स्थिर करके ज्वार के जो वेग होते हैं, जो उसकी शांत करने की जो हमको कैपेबिलिटी मिलती है, वो बहुत ही तीव्र होती है अगर हम फोर्थ डायल्यूशन में F1 या F2A1 के साथ देते हैं तो। यह सभी प्रकार के प्रदाह, मासिक दर्द जो होता है उसमें, नक्सीर में, खून की जो पेचिश होती है उसमें, रक्तसार हो रहा हो उसमें, रक्त के साथ पेशाब हो रही हो, मूत्र आ रहा हो उसमें, इन सभी जगहों पे इसको विभिन्न तरीके से देने से पूर्ण लाभदायक जो डिजीज क्योर होता है वो पूर्णतः होता है। इस दवा को हम अगर छोटा छोटा जो गोली आता है, जो हम ग्लूबुल्स होता है या डिस्क्रीट होता है, अगर डिस्क्रीट के ऊपर भी अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर गोलियां बना करके रख ली जाए और इसको अगर हम किसी को हार्ट के टॉनिक के तौर पे देना चाहें तो ये मेडिसिन बहुत ही कारगर रिजल्ट्स देता है। अध्ययन और प्रयोग में यह बात प्रमाणित हो चुका है कि A1 अपने ग्रुप की अन्य दवाइयों की तुलना में अधिक बलवर्धक औषधि होती है। इसके नियमित सेवन से अन्य अगर बात कर रहे हैं इसके नियमित सेवन से, तो समस्त जो स्नायु और मस्तिष्क पर होने वाले कार्य होते हैं उस पे स्नायु विति सुस्ती, रीति शक्ति की कमी, रति शक्ति की कमी मतलब सेक्सलेसनेस, अनिद्रा, अनजान में मतलब अपन सोच कुछ और रहे हैं और वैसे कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाना, क्या बोलना चाहिए उसको, वीर्य का डिस्चार्ज हो जाना। वीर्य जो होता है उसकी बोलना चाहिए 20%, 15% इस टाइप से मिलना, कि जिंदा जो सेल्स हैं वो 15 और 20% मिल रहे हों और बाकी स्लज या डेड हो गया हो। तो उस कंडीशन पे, ऐसे अवस्था पे जहां पे लगता है कि नहीं जघन्य
नपुंसकता आ चुकी है। अति शराब पीने के कारण जो मानसिक उत्पन्न रोग होते हैं उनमें भी इस मेडिसिन को उत्तम माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से डाइल्यूशंस होंगे डिजीज वाइज जिसपे A1 का उपयोग हम करके परफेक्ट रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से डिजीज हैं। एनीमिया, खून की कमी, रक्त अलापता, इसमें डाइल्यूशन D2 देना चाहिए। D2 दैट मीन्स डाइल्यूशन थर्ड के आगे वाला D2 नहीं होता है, वो पांचवा हो जाएगा। D3 बेस को 2 बार तोड़िएगा तो D2 बनेगा 1/100। ठीक है। अब आगे जब बात करते हैं हम, तो मस्तिष्कगत रक्त स्राव अगर हो रहा हो, एपोप्लेक्सी हो रहा हो किसी को, तो उस कंडीशन में A1 के D5 को देना चाहिए। डाइल्यूशंस के अकॉर्डिंग अगर हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो इससे मिला लीजिएगा। मैं इसके ऊपर एक क्लास विशेष तौर पे दूंगा। हालांकि क्या है, बहुत दिन से छूटा हुआ था, इसलिए जहां पे हमको लेना था, अभी डोजोलॉजी चल रही थी कि हम अभी 1, 2, 3 को हमने समझा था कि 1 से कैसे 7 तक जाएंगे, 2 से कैसे 8 तक जाएंगे, 3 से कैसे हम 9 और 10 तक जाएंगे डाइल्यूशंस को, वो हम पढ़ चुके थे। इसके आगे हमको पढ़ना था कि उसकी डोजोलॉजी क्या होगी। तो डोजोलॉजी ऐसा है कि 4 क्लास के बाद मैं डोजोलॉजी बिल्कुल डालूंगा और बहुत जल्द आप लोगों को वो चीजों को जानने का मौका मिलेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास D4 है और D1 का वर्क लेना है तो कैसे लेंगे। मान लेते हैं D8 है मेडिसिन और D8 से मुझे D2 का वर्क लेना है तो मैं कैसे लूंगा। तो वो हमको समझना होगा। अगर हम नहीं समझते हैं इस चीज को कि खाली हम आगे आगे भागना सीखेंगे तो पीछे अगर हम नहीं ले पाएंगे तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट तय है। इसलिए हमको आगे भी जाना सीखना पड़ेगा और पीछे भी आना सीखना पड़ेगा। अगर हमारे पास कभी मान लेते हैं कि कोई मेडिसिन है, हम उसको D5 बना के रखे हुए हैं और हमको जरूरत पड़ रही है D2 की, तो हम कितना मेडिसिन का मात्रा लेंगे कि हमारा वो D2 के बराबर का वो इक्विवेलेंट वर्क देगा। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आटे से मैं गेहूं बनाने की बात कर रहा हूं। तो वो आप लोगों को इसके जो क्लासेस आएंगी 34 के बाद, वो उनमें आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो अभी यहां हम बात कर रहे हैं कंजेशन ऑफ ब्लड की। अगर रक्त संचय हो रहा हो तो वहां पे A1 को D5 में देना चाहिए। अगर किसी का ब्लड सर्कुलेशन लो है, स्लो है, मतलब रक्त का जो संचालन है उसमें कमी आ रही है, तो वहां पे A1 को D2 फॉर्म में देना चाहिए। अगर पेशेंट को सिस्टाइटिस हुआ हो तो A1 को D5 में देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपेक्षीय कफ आ रहा हो, जिसमें हम कह सकते हैं कि कॉन्वल्सिव कफ हो पेशेंट को, तो वहां पे A1 को D2 फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डिसेंट्री हो रहा हो, परिवाहक हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को D2 फॉर्म में देना चाहिए। किसी को अगर एसाइटिस या माइल्ड एसाइटिस या ड्रॉप्सी लिखा हुआ डिजीज अगर फाइंड होता है तो वहां पे मेडिसिन को D8 फॉर्म में A1 को देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि मस्तिष्कीय पीड़ा, एनाफिलेटिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो A1 को D5 फॉर्म में देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं मसल्स की, जो आई की मसल्स है उसमें पीड़ा आ रही है, ऐठन आ रही है, तो उस जगह पे अगर हम बात कर रहे हैं तो नेत्रीय पेशीगत जो ऐठन होती है उस जगह पे A1 को D5 फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मान लेते हैं कोमा हुआ है, तो कोमा होने पे इस मेडिसिन को D1 देंगे। कोशिश ये करेंगे कि नाक के रास्ते ड्रॉप वाइज डालें उसको, ताकि उसका बेनिफिट लिया जा सके। अगर मुंह खोल सकता है पेशेंट तो उसके जीभ पे डालिए, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। अगर बात कर रहे हैं किसी पेशेंट को जनरल फीवर है, तो फीवर जो होता है, अगर जनरल फीवर भी होगा तो फीवर क्या है, किसी डिजीज के सिम्टम्स को दर्शाता है। तो साफ सुथरी चीज है, एक्यूट तो हो नहीं सकता है। अगर एक्यूट होता तो वो 2 से 3 दिन में ऐसे भी बुखार छोड़ देता है कई। तो जहां पे बात हो रही है कि क्रोनिक की कंडीशन में, तो यहाँ पे A1 को D6 फॉर्म में देने से रिजल्ट्स मिलते हैं।
अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन हो, ऐसा कोई गाउट जिसमें इन्फ्लेमेशन हो, तो वहां पे A1 को D6 फॉर्म में देना चाहिए। हेडेक की अगर हम बात कर रहे हैं तो D6 फॉर्म में हमको A1 को देना चाहिए। हार्ट डिजीज की अगर बात कर रहे हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज होगा तो D8, और अगर बोलना चाहिए नॉर्मली हार्ट डिजीज होगा तो D5। बट अगर कार्डियोमेगली से रिलेटेड कुछ हो रहा होगा तो वहां पे D2 पे आना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं आलस्य की, जिसमें हम लेथरेल्जी कहते हैं, तो इसको हम A1 को D2 फॉर्म में देने से वहां एक्टिवेशन मिलता है, आलस्य हट जाती है। अगर बात कर रहे हैं हम मासिक धर्म का अभाव, जिसमें हम एमेनोरिया कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को हो रहा हो तो A1 को D5 फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को थूक आ रहा हो और थूकने से ब्लड आ रहा हो तो वहां पे भी A1 के D5 फॉर्म में इसको देने से, D2 फॉर्म में देने से इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर किसी को सन स्ट्रोक हुआ हो, सन स्ट्रोक कब होता है, लू कब लगता है किसी व्यक्ति को, या बोलूं आघात कब लगता है, अगर सन स्ट्रोक की बात हो रही है तो उस जगह पे A1 मेडिसिन को D2 में देना चाहिए। अगर किसी की बात कर रहे हैं पेटिएक्सिस की अगर बात कर रहे हैं, एपिटेक्सिस की बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे मेडिसिन को D3 फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी को वुंड हो, जनरल वुंड हो, तो वहां पे A1 को D8 फॉर्म में देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं हेमेटोरिया प्रॉब्लम की, तो हेमेटोरिया के अंदर इस मेडिसिन का, A1 मेडिसिन को D6 फॉर्म में देना चाहिए। अब देना चाहिए ये तो हमको समझ में आ गया, डोजोलॉजी जब समझाऊंगा उस टाइम पे आपको ये भी क्लियर हो जाएगी कि कौन से डायल्यूशन के अकॉर्डिंग कितनी मेडिसिन देनी चाहिए, ताकि हम उसका परफेक्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम दूंगा। आप सभी को नमस्कार। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, और जय आप सभी की।